हेलो दोस्तों, नित्यम जेस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई थी? दोस्तों, सबसे पहले एक अंग्रेज व्यक्ति जिनका नाम चार्ल्स मैसन था, वह 1826 में भारत घूमने आया। चार्ल्स मैसन भारत घूमते घूमते पश्चिमोत्तर भारत अर्थात सिंध, पंजाब, पाकिस्तान और बलूचिस्तान वाला इलाका में पहुंच गए। चार्ल्स मैसन वहां पर बहुत सारी पुरानी पुरानी वस्तुएं, बहुत सारे ईंटें, बहुत सारे गड्ढा, दीवारों का बड़ा बड़ा गुफा और बहुत सारे स्तूप को देखा। ये सभी को देखकर चार्ल्स मैसन दंग रह गए। चार्ल्स मैसन अनुमान लगा लिए कि यहाँ हो न हो जरूर कोई सभ्यता जैसा कोई चीज रहा होगा। तो चार्ल्स मैसन इन सारी सूचनाओं को उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बता दिए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हमारे देश में शासन था। तो चार्ल्स मैसन उनसे चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कोई उत्खननकर्ता भेजे और इसकी खुदाई हो, ताकि इस सभ्यता के बारे में और जानकारी ले सके। लेकिन चार्ल्स मैसन की इन बातों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक न सुनी और उनको फटकारी कि देखो चार्ल्स मैसन, ऐसा बकवास बात नहीं करने का। हम यहाँ पर भारत को लूटने आए हैं, यहाँ पर हम शासन करने आए हैं, ना कि यहाँ की खुदाई करने आए हैं। हमारा मेन मोटो क्या है? भारत को शोषण करना। और भाग जा तुम, आइंदा ऐसे कभी बात मत करना कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। और चार्ल्स मैसन बेचारा मायूस होकर लौट गए। इसके बाद भारत में एक अंग्रेज अधिकारी सिविल इंजीनियर के रूप में भारत आया था, जिसका नाम अलेक्जेंडर कनिंघम था। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में आया तो यहाँ के पुरानी वस्तुओं, खासकर स्तूप को देखकर वो पगला सा गया था। उसका स्तूपों के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था। बहुत सारे इतिहासकार बोलते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम का पहला प्यार स्तूप ही था। वो गांव के लोगों से पूछते रहता था कि स्तूप और हमको कहाँ कहाँ मिलेगा। वो स्तूपों का लगाव बहुत ज्यादा उसको था। तो गांव वाले बोलते थे, क्या रे स्तूप करते रहता है, जा तुम उधर सिंध, पंजाब, पाकिस्तान वाला इलाका में, वहां तुमको इतना स्तूप मिलेगा कि जितना तुम्हारे सर पे बाल नहीं है। ये बात सुनकर अलेक्जेंडर कनिंघम पगला सा गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह तुरंत 1853 में उसी इलाके में चल गया जिस इलाके में इससे पहले चार्ल्स मैसन गए थे। वह देखा कि सचमुच बाप रे, यहाँ पर तो खाली स्तूप ही हैं और बहुत बहुत पुरानी पुरानी वस्तुएं हैं। यह देखकर अलेक्जेंडर का कनिंघम बावला सा हो गया था। यह तुरंत सूचना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और बोला कि चचा, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है, जल्दी से इसका खुदाई करके यहाँ पर खुदाई कीजिए ताकि इसके बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन वही नजरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे कोई भी इरादे में नहीं था। बोला कि भग जा तू अभी यहाँ से, अभी मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और वही जवाब अलेक्जेंडर कनिंघम को भी मिला जो इससे पहले चार्ल्स मैसन को मिला था। और बेचारा अलेक्जेंडर कनिंघम मुंह लटकाए हुए वापस आ गया। इसके बाद 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, जिसकी जिम्मेदारी दो भाइयों जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को दिया गया। दोस्तों, ये दोनों भाई भी अलेक्जेंडर कनिंघम की तरह ही सिविल इंजीनियर के तौर पर भारत आए थे। जब रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इनके मजदूर बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किए, तो ये मजदूर है ना, वह अचंभित रह गए। सोचे कि ईंटें निकालते जाओ, ये लगता है कि ईंटों का संसार है, ये ईंटें खत्म ही नहीं हो रहा। जब मजदूर अपने ठेकेदार यानी दोनों भाइयों को बताएं, तो दोनों भाई आकर स्तंभ रह गया कि अरे, यहाँ पर तो ईंटों का खजाना है, निकालते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अब दोनों भाई समझ चुके थे कि यहाँ पर कोई ना कोई जरूर सभ्यता है। अब ये दोनों भाई भी अंग्रेज अधिकारी के पास गए और बोले कि चचा, यहाँ कोई ना कोई लगता है बहुत बड़ा सभ्यता है। लेकिन दोस्तों, इनको भी अंग्रेज अधिकारी वही डांट और फटकार लगाए जो इससे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम और चार्ल्स मैसन को लगाए थे। अंग्रेज अधिकारी बोला कि देख बर्टन भाई, अगर रेलवे लाइन बिछाना है तो रेलवे लाइन बिछाओ, ज्यादा इधर पंचायती नहीं करना है तुमको। और इस तरीके से दोनों भाई है वह मायूस होकर अपना काम करने चले गए। बट दोस्तों, ये जानकारी जब 1856 में
अलेक्जेंडर कनिंघम को पता चला तो वो बावला फिर से हो गया। उसको अब लग गया कि नहीं, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई सभ्यता है, और वो ठान लिया था कि अब इसकी खोज करेंगे। लेकिन उसको ये भी पता था कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाले कंपनी हमको कभी खुदाई नहीं करने देंगे। इसीलिए अब उससे गुस्सा होकर वो सोचा कि अब मैं डायरेक्ट लंदन जाऊंगा। उसने बोला कि मैं फिर आऊंगा, मेरे करण अर्जुन फिर आएंगे, और इस तरीके से वह अनुमति लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए लंदन के संसद में गया। और लंदन के संसद में जाकर कनिंघम इन सारी घटनाओं का जिक्र किया, तो वहां के संसद ने न सिर्फ खुदाई करने की आज्ञा दी, बल्कि इसके लिए एक संस्था भी, एक विभाग भी स्थापना करने का प्रमाण दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। तो कनिंघम के प्रयासों से ही, जो लंदन में वहां के संसद को समझाया था, भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की स्थापना हुआ। दोस्तों, इसीलिए हम लोग ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कनिंघम को कहते हैं। क्यों? क्योंकि कनिंघम ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चिढ़कर लंदन में जाकर ये सारे घटनाओं का खुलासा किया था, और उसके कारण ही इस विभाग का स्थापना हुआ। इसके बाद लेकिन 1861 में ASI का तो स्थापना हो गया, लेकिन उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग कनिंघम से चिड़चिड़ाया हुआ था। उसने बोला कि अच्छा बाबू, तुम वहां चल गए हमारे पापा जी के पास, लेकिन कोई बात नहीं, तुम विभाग का स्थापना कर लोगे तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए हम तुमको फंड ही नहीं देंगे, पैसा ही नहीं देंगे। अब कनिंघम टेंशन में आ गया। कनिंघम ने अंग्रेज अधिकारियों से बोला कि चाचा कुछ तो पैसा दे दो, लेकिन बोला ना मुन्ना ना, कुछ भी पैसा नहीं देंगे। और इस तरीके से कनिंघम ASI की स्थापना करने के बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई का काम नहीं कर पाया। तो दोस्तों, फाइनली कुछ समय बाद लॉर्ड कर्जन नामक व्यक्ति को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। लॉर्ड कर्जन बहुत ही उदारवादी व्यक्ति थे। कर्जन ने बोला कि कनिंघम, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अब ASI को हम फंडिंग करेंगे, और साथ ही साथ इसके लिए एक व्यक्ति को हेड के रूप में भी नियुक्त करेंगे, जिसका नाम उन्होंने सर जॉन मार्शल बताया। अर्थात फंडिंग भी मिलेगा और ASI के हेड के रूप में सर जॉन मार्शल की नियुक्ति भी की जाएगी। सर जॉन मार्शल के बारे में बताया जाता है कि ये कनिंघम की तरह ही पुरानी चीजों को संरक्षित करने में, बचा कर रखने में बहुत ही माहिर व्यक्ति थे। इस तरीके से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का सिलसिला शुरू हो गया, और इसके लिए सर जॉन मार्शल ने 2 भारतीय व्यक्ति को नियुक्त किया था। एक का नाम था दयाराम साहनी और दूसरे व्यक्ति का नाम था राखलदास बनर्जी। इन दोनों व्यक्तियों ने अर्थात 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज कर दी, और राखलदास बनर्जी ने कुछ समय बाद अर्थात 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज कर दी। इस तरीके से अब दोनों स्थान की खोज होने के बावजूद सर जॉन मार्शल कन्फर्म हो चुके थे कि ये बहुत बड़ी सभ्यता है। अब इस बात की उद्घोषणा सर जॉन मार्शल ब्रिटेन की संसद में करना चाहते थे, और 1924 में सर जॉन मार्शल ब्रिटेन की संसद में पहुंच गए। वहां पर कोट वोट पहनकर बहुत अच्छा भाषण दिए, और वहां पर बोले कि भाइयों और बहनों, मित्रों, मैंने भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता की खोज की है। जब ब्रिटेन की सांसद उनसे पूछे कि मार्शल बताओ तुमने कौन सी सभ्यता का खोज किया है, नाम तो बताओगे? तो बोले नाम तो उनको याद ही नहीं था। अचानक वो सोचे कि अच्छा, ये सारी जो स्थान है वो सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास में मिला है, इसीलिए बोल दिए कि इस सभ्यता का खोज, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा। लेकिन कुछ सांसद बोले थे कि ना, ये नाम सही नहीं है, कुछ अच्छा नाम बताओ, तर्का उर्का वाला। तो बोले कि अच्छा, ये सबसे पहले स्थान किसकी खोज हुई थी? तो हड़प्पा की, इसीलिए बोले कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किए हैं। फाइनली इस तरीके से 1924 में संसद में, ब्रिटेन के संसद में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया। उसके बाद इस सभ्यता में बहुत सारे स्थानों की खोज होना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों,
1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके साथ ही इसको विभाजन का दुख भी सहना पड़ा। इस विभाजन के दुख में यह भी सबसे बड़ा दुख का कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सब पाकिस्तान में चल गए। आजादी के बाद भारत में मात्र 2 स्थल बचा था। अब एएसआई के सदस्य वाले बहुत टेंशन में आ गए। कर्मचारी सोचने लगे कि अगर कोई स्थल ही नहीं रहेगा, काम नहीं करेंगे तो सरकार भगा देगी, छटनी कर देगी। इस तरीके से भगवान से उन्होंने दुआ मांगे कि भगवान हमें स्थल की जानकारी दो। तो वो कहते हैं ना, हारे की सहारा बाबा राम हमारा। भगवान बोले तथास्तु, तुमको इतने स्थल मिलेगा कि तुम खोजते खोजते पागल हो जाओगे। और आजादी के बाद जो 2 स्थल था उसकी खोज होते होते 1000 स्थलों की खोज भारत ने कर दिया। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज सिंधु घाटी सभ्यता का ब्रीफ में उसका उत्खनन कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी ली। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।